हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो पेडागोजी है फ्रेंड्स, ये है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में जो पेडागोजी पूछी जाती है यूटेट में, इनका आज मैं जो है यहाँ पे 60 क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो 91 से और 150 तक पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो पेपर रहेगा फ्रेंड्स, ये 2020 में 2020 का पेपर है, तो इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं जो है 2021, 2022, 2023 और यहाँ पे जो भी अभी तक पेपर सॉल्व किया गया है इसको मैंने अपलोड कर रखा है। बाकी अगर आप जैसे सीटेट के भी मैंने यहाँ पे जो है पेपर अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पेडागोजी जो है, पेडागोजी के मैंने भी जो है और भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी इससे जो 2020 का ये पेपर है, इसके मैंने जो अभी तक पहले में जो है इसमें सामाजिक अध्ययन ही अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं इसकी हिंदी, इसका जो पेडागोजी का पोर्शन है और इसका जो है इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसे भी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इससे जो है एक हौसला बढ़ता है और नई वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जो है एक प्रोत्साहित मिलता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा 91, निम्नलिखित में से किसने शिल्पाधिकारम की रचना की है? तो 91 का हम राइट आंसर हो जाएगा इलंगो। क्या हो जाएगा? इलंगो। तो इलंगो ने जो है शिल्पाधिकारम की रचना की थी। इसे जो है तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोवलन और कणगी हैं। इस महाकाव्य में इलंगो ने तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ समाज में प्रचलित कीर्तियों, व्यवसायों आदि का भी परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? 92 हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से जुते हुए खेत के प्रमाण बेलनाकार मोहरें, अग्निकुंड, प्रतीकात्मक समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज जो है एक घोष द्वारा की गई थी। एओ घोष द्वारा जो है 1953 में जो है कालीबंगा की खोज की गई थी और इसमें जो उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति के 5 स्तरों का यहाँ पे पता चला है। 93 हम करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित धातु में कौन सी महासम संस्कृति से संबंधित की गई है? तो 93 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, लोहा। तो महासम संस्कृति से संबंधित धातु लोहा थी। महाभाष्यकालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। महाभाष्य संस्कृति की सूचना हमें उनकी यथार्थ बस्ती से कम तथा कब्रों से ज्यादा मिलती है। ये कब्र वृत्ताकार या चौकारे होते थे और इन कब्रों में जो है मृतक की आवश्यकताओं की सामग्री को इनके साथ दफनाया जाता था। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। तो 94 यहाँ पे जो है अभिलेख में जो है प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा जो है यहाँ पे अभिलेखों में प्राकृत भाषा को माना जाता है और जो प्राकृत भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है। इसके प्रयोग का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक सन तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या था? कुषाणों ने। तो कुषाणों के शासक विम कटफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाणों में से कौन सा शासक था जिसने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कोई भी यहाँ पे जो है ऑप्शन दे देगा तो इसमें जो है हम कर सकते हैं कटफिसेसस। किसने किया था? विम कटफिस, एक कुषाणों का शासक था विम कटफिसेसस और इसके द्वारा जो है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो 96 अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रुद्रदामन। निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा जो है सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया गया था? पुनर्निर्माण यानी दोबारा इसको निर्माण किया गया इसमें। तो ये क्या था? रुद्रदामन ने। तो शक राजा था रुद्रदामन। इसने जो है द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार में स्थित है। अब क्वेश्चन किसी भी तरह से, जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा कि सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार में स्थित है, जिसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अभी
किसी तरह से भी आप जो है थोड़ा इनको सुन लीजिएगा और इन पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा लिखने का जो है स्पेस कम है, साधन नहीं हो पा रहा है, कम स्पेस हो रहा है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो ओरल बोल रहा हूँ आप उनको सुन लीजिए। तो जो यहाँ पे जो निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कब किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और इस झील का जो उपयोग होता है खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 97। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुध को उनके यहाँ पे निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मातंग जातक में। किसमें? मातंग जातक में। तो मातंग जातक में जो है कथा में बुध को जो है उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म त्रिपिटक तथा सूत पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथानकों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? 98 अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा और तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य जो है रायचूर दोआब आता है। यह एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। कैसा है? त्रिकोणीय क्षेत्र है जो तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य स्थित है। तो आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे किसी भी ये जैसे है नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है। तो सबसे पहले यह है कृष्णा और तुंगभद्रा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रायचूर दोआब जो है किन दो राज्यों में है? तो किन राज्यों में? तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य स्थित है। उसके बाद ये दोआब जो है दो नदियों के बीच क्षेत्र को जाता है। अब दोआब जो किसे कहा जाता है? ये जो है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को दोआब कहते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और ये जो क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से सबसे जो है उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के लिए छोड़ दिया जाता था? तो वो कौन सी भूमि थी? इससे पहले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन अपलोड कर रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन जो एकदम पूछा गया था, तो आप देख लीजिए 99। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाचर। क्या कहा जाता है? चाचर कहा जाता है। तो चाचर मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के लिए छोड़ा जाता था। मुगल काल में पोलज भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी। ये बात हो रही है मुगल काल की। कब की बात हो रही है? मुगल काल की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए इसको, मुगल काल में वो भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक जो है बिना खेती के जो है छोड़ दिया जाता था। तो ये था चाचर। मुगल काल में जो है एक था पोलज। तो जो ये पोलज है ना, पोलज क्या होता था कि भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी। अब पर जो है यहाँ पर प्रति जो है भूमि को उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिए जाता था। बंजर भूमि को 4 वर्षों से अधिक समय के लिए बिना बोए यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से पड़ोती हो गया, इस तरह से भांगर हो गया, इस तरह से पोलज हो गया, चाचर हो गया। इस चीजों को हमने देखा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है? 100 हम देखेंगे। ये किया गया है फ्रेंड्स महाभारत। तो महाभारत पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से जो है अनुवाद किया गया था। इसका अनुवाद अकबर के काल में हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रज्मनामा, एक तो क्वेश्चन बना यहाँ पे कि रज्मनामा के नाम से किसका यहाँ पे पुस्तक का अनुवाद किया गया मुगल काल में? तो ये किया गया महाभारत का। दूसरे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके काल में, किसका काल था? ये था अकबर का काल था। अकबर ने जो है फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो किसके अधीन जो है अकबर ने यहाँ पे अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? ये थी फैजी के अधीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। 101 देखेंगे निम्नलिखित में से किसने आलमगीरा नामा अर्थात औरंगजेब के शासन काल में प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? 101 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहम्मद काजिम। तो यहाँ पे मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा अर्थात औरंगजेब के शासक प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था। इस पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की गई थी और मोहम्मद काजिम औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स 102। निम्नलिखित में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन-ए-कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? तो सरहदबंदी किसने की थी? 102 हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो है 102 निम्नलिखित में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन-ए-कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी
क्या है ये, सरहद बंदी की थी। 102 देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संथाल। तो संथाल के लिए जो है अंग्रेजों ने 1832 ईस्वी में दामिनी कोह नामक भू क्षेत्र की सरहद बंदी की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संथालों को बसाने का मुख्य उद्देश्य इस वन क्षेत्र का साफ कराना था। दामिनी कोह भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था। देख लीजिए कि ब्रिटिश काल में किसे डीकू पुकारा जाता था। 103 पुकारा जाता था महाजन को। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, किसको पुकारा जाता था, महाजन को पुकारा जाता था। तो महाजनों को जो है ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था। डीकू की उपस्थिति भारत में आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। आदिवासी लोग जो है डीकू को परेशान करने वाले भी कहते थे। 104 देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। 104 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ने अवध राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी। अंग्रेजों ने व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। 104 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। 105 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवध। अवध को जो है बंगाल की सेना की नर्सरी कहा जाता था। बंगाल की सेना की अवध की नर्सरी कहे जाने का प्रमुख कारण था कि बंगाल की सेना में नियुक्त होने वाले सैनिकों की अत्यधिक संख्या होती थी, जिसका संबंध भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से भी था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम 106, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने जो है पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911 में। तो 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली में भव्य दरबार के आयोजन के समय भारत की जो राजधानी थी कोलकाता से यहाँ पे दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और इसकी घोषणा जो है 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन बन सकता है कि जब भारत की राजधानी जो है कोलकाता स्थानांतरित की गई और यहाँ पे जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनाई गई, या इस तरह से बन सकता है कि जब भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई तो उस समय जो है कौन सा वायसराय था, भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और 1912 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं और यहाँ पे हमें बताना है प्राकृतिक संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये इस तरह से हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन ये हो गया वायु हो गया, नवीकरणीय संसाधन ये हो गया पवन ऊर्जा, और नवीकरणीय संसाधन ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस और मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे अगर हम 107 देखते हैं तो प्राकृतिक संसाधन का संबंध वायु से है, नवीकरणीय का संसाधन का संबंध पवन ऊर्जा से, और नवीकरणीय संसाधनों का संबंध प्राकृतिक गैस से तथा मानव निर्मित संसाधन का संबंध प्रौद्योगिकी से है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। 108 देखेंगे क्या है, प्रवास हो गया, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, यही क्या है जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे 109, संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है, कब होती है भाई ये बराबर होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर सी में 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे क्रमशः शरद विषुवत और बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं और बसंत विषुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं किसे, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। 110 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटा महाद्वीप भी है और जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखो कितने पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, दूसरा क्या कहा जाता है, एक ऐसा छोटा महाद्वीप है, तीसरा इसमें बनता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे कि मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य यानी बीचों बीच से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे वलित पर्वत श्रृंखला है क्या है, ऑप्शन नंबर सी अरावली। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला जो है अरावली है।
अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कहां से कहां तक फैली है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, भारत में जो है राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक फैली है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू। इस चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू है, जो क्या है? गुरु शिखर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये आप पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बन सकता है कि विश्व की जो है सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली है? तो ये फैली है राजस्थान में, राजस्थान राज्य हो गया। दिल्ली क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यहाँ पे फैली हुई है। दूसरी जो इसकी जो पहाड़ी है, सबसे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इस पहाड़ी की जो सबसे किसकी? अरावली की बात कर रहे हैं हम। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ? माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। कौन है? यानी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी जो माउंट आबू पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, यह हमने कर लिया ऑप्शन नंबर सी। भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं भाई? ये बताना है 12। तो क्या हो जाएगा? 7। ये जो है 7 है ना, ये जो है लैंड वाली है, यानी ये जो है जमीन, जिसे हम कहते हैं, यानी क्या बोलेंगे कि यानी जो भूमध्य, यानी जो हमारी जो है जमीनी रेखाएं हैं जिनसे लगती हैं। और 2 हमारे ऐसे देश भी हैं जिनके साथ हमारी क्या लगती है, यानी हमारे जो है समुद्री सीमा, अगर समुद्री सीमा भी मिलाएंगे तो तब हमारे जो टोटल देश हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो अभी भारत के साथ जो है कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? 112। तो 7 देश हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये सभी जो है भारत की सीमा से जुड़ी हुई है। तो भारत की जो लंबाई में सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की है और सबसे कम सीमा किसकी है? ये आपको कमेंट करना है। तो अफगानिस्तान की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोट का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बताना है हमें? सत्य कथन बताना है। रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं। लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है। और सत्य कथन हमें बताने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान केवल गर्मी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान केवल ठंडी हो। रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं और रेगिस्तान ठंडे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में का रेगिस्तान, आपने देखा होगा लद्दाख का रेगिस्तान। तो क्या दोनों ठंडे गर्म ऐसे हैं कि एक तो ठंडा ही? तो देखा होगा ना, लद्दाख में क्या है, लद्दाख का जो रेगिस्तान वो ठंडा है और रेगिस्तान में कैसा गर्म है। तो दोनों होते हैं। तो लेकिन क्या है, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये भी हमारा सही है। और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, ये भी सही है। 113 अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 3 और 4 सही है यहाँ पे। तो दिए गए कोट यहाँ पे लद्दाख एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान है। सर्दियों में यहाँ का जो तापमान होता है ना 0 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होता है, यानी 0 डिग्री से और कैसे माइनस का 28 डिग्री कब? सर्दियों में। जबकि गर्मियों में जो यहाँ का तापमान होता है ना 3 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रहता है। और जो सहारा रेगिस्तान है, ग्रेट सहारा विश्व का सर्वाधिक गर्म और अंटार्कटिका के बाद दूसरे सबसे विशाल रेगिस्तान है। रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां जल के स्रोत अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अगला देखेंगे। अगला है अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन भाई सत्य नहीं है, ये बताना है। यह कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, ये तो सही है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी सही है। यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, ये भी सही नहीं है, मतलब सही है ये भी। यह पूरब से पश्चिम दिशा को प्रभावित होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। कहां से है? पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। यह नदी कर्क तथा मकर रेखा के मध्य स्थित है और इसका जो आयतन के अनुसार विश्व की यहाँ पे सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो अमेजन नदी है ये आयताकार के अनुसार है, लेकिन जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, इसको आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 115। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेल्ड दक्षिण अमेरिका। तो वेल्ड जो है घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण क्या होता है?
क्या होता है? चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। क्या होता है? चंद्रमा एवं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ज्वार-भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 116। 116 है ज्वार भाटा का कारण है। ज्वार भाटा का कारण क्या है? यह है चंद्रमा एवं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो ज्वार भाटा जो है, ज्वार भाटा का जो कारण होता है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। पृथ्वी का जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो ज्वार भाटा के अन्य कारण है। सागरीय जल जो है ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गृहस्थी चालिका का संबंध है। तो गृहस्थी चालिका का संबंध है यह है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों से। तो गृहस्थी चालिसा प्रचंड 50 तथा चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध की पछुए हवाएं हैं। अब कौन कौन से गृहस्थी चालिसा जो है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाओं से कौन कौन सी संबंधित है? गृहस्थी चालिसा, प्रचंड 50, चीखता 60 ये सभी क्या हैं? दक्षिणी गोलार्ध की पछुए हवाएं हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधु में उपध्रुवीय की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। इन हवाओं का जो सर्वश्रेष्ठ विकास होता है 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इनमें स्थलीय आकृति उत्तरी और गोलार्ध की अपेक्षा बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 118 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। तो ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह शहर जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह ओसाका खाड़ी पर थोड़ो नदी कौन सी? थोड़ो नदी के मुहाने पर होन्सो के मुख्य द्वीप के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। ओसाका शहर के भौगोलिक कारक कपड़ा उद्योग के लिए लाभदायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 119। यहाँ पे अभिकथन और तर्क दिया गया है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और आर कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। 119 तो ऊंचाई के साथ जो है तापमान में कमी आती है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। जो अब अगला कि ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, जिसके कारण वायुमंडल की ऊंचाई का जो वायु का बहाव है वो विरल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा राइट आंसर देखेंगे तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120। कौन सा विकल्प यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले देखेंगे पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण मध्य एशिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 121। इनमें से कौन प्रमुख यामोत्तर है? कौन है प्रमुख यामोत्तर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच ब्रिटिश राज के वेधशाला पर स्थित है। यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थीमेटिक मानचित्र है? कौन सा भाई थीमेटिक मानचित्र? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्षा वितरण मानचित्र क्या है? थीमेटिक मानचित्र है। अगला इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? 123 देखेंगे, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े विशेष विषय पर जोर देने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र, और थीमेटिक मानचित्र जो है भौगोलिक वितरण के अंतर संबंध को दर्शाता है। तो थीमेटिक मानचित्र क्या है? जो क्या करता है भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा एक विषय पर जोर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? तो भाषण संबंधी योग्यता का विकास है, अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, श्रवण कौशल का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बाल केंद्रित विधि। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर है? 124 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगमन विधि। तो आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। 125 है हर्बर्ट उपागम किससे संबंधित है? तो हर्बर्ट उपागम हो जाएगा पाठ्य योजना से। तो हर्बर्ट उपागम पाठ्य योजना से संबंधित है। हर्बर्ट की पाठ्य योजना प्राचीनतम पाठ्य योजनाओं में से एक है। इस पाठ्य योजना के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 है
अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स 127 सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माल का निर्माण से, आपूर्ति का खपत से और आजीविका के साधन से। तो जो सामाजिक विज्ञान है ये मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधि है। प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है। यह विज्ञान माल का निर्माण है, आजीविका के साधन है, आपूर्ति और खपत आदि से संबंधित है। 128 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य? ये नहीं है अच्छी तरह से स्कोरिंग करना। तो सामाजिक अध्ययन विषय का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण, अवकाश का उचित उपयोग आदि है। 121 पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि क्यों पढ़ाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पर्यावरण शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय और पर्यावरण जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को पुष्ट करती है और यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 130 करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? 130 तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहानी कथन पद्धति। क्या हो जाएगा? कहानी कथन पद्धति हो जाएगा। तो इतिहास एक पाठ्यक्रम की सफलता का या विफलता मुख्य रूप से शिक्षक पर निर्भर करती है। पूरे शैक्षिक कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है और प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कहानी कथन पद्धति है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? यहाँ पे हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए 40 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने जो है कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं? 40 में से कितने आपने सही कर, कितने आपको आते हैं? और आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगला यहाँ पे देखेंगे 131 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के नमूने रखे जाते हैं। 131 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूगोल संग्रहालय में। भौगोलिक यात्राएं हैं 132 भौगोलिक यात्राएं क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक सामग्री। तो भौगोलिक यात्राएं क्रियात्मक सामग्री हैं। भौगोलिक यात्राओं द्वारा प्राप्त ज्ञान बच्चों की स्मृति में लंबे समय तक रहता है। यह छात्रों को स्वतंत्र भिन्नतन करने और स्व अनुभव प्राप्त करने तथा तथ्यों में नए नजरिए से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 133 संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? 133 कब अपनाया गया था भाई? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। तो 26 संविधान सभा ने जो है भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और गणतंत्र भारत ने जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 134 संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति में रहते हैं। तो 134 ऑप्शन नंबर सी है नौकरशाही में। तो यहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने और उनके कार्यों को उचित संपादन के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 135 भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं। किसमें रखी गई हैं? 135 तो ये रखी गई हैं ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 19 में। तो संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कौन कौन से है? बोलने की स्वतंत्रता है 19 में, उसके बाद है सभा की स्वतंत्रता 19 में, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 में, पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता 19 में, पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता 19 में और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? 136 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। तो विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य को या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका इस अवैध घोषित कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकार जो है निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। 137 करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। 137 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उस सदन का या निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। 138 सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? 138 में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूके में।
अगला क्वेश्चन है 139, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श 139 हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। अगला हम देखते हैं 140, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला क्वेश्चन है 141, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? 141 देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। तो भारत में जो है 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम तो लोकतंत्र को मजबूत करना और शासन में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य था। संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व तो करते हैं? तो 142 हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। अगला, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई भारतीय सेवाओं से संबंधित है? 143 ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 312 में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 में उसमें प्रावधान किया गया कि राज्यसभा में जो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 यहाँ पे 44 है, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को जो है राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? 144, इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार जो है उत्तराखंड राज्य में राज्यपाल द्वारा एक भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। इससे पूर्व जो है पहले क्या था कि राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए एक सीट आरक्षित की गई थी, जिसे जो है 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब राज्य विधानसभा में सदस्य संख्या 70 हो गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है, तो आपको हो गए 70 है। क्यों है 70? पहले 71 थी और क्या हो गया इसमें जो एंग्लो समुदाय से एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सीट थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त कर दिया गया कि 25 जनवरी 2020 को जो संविधान संशोधन है 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। 145, एक ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 145 ये है बी 21 वर्ष। अगला, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? 146 ऑप्शन नंबर बी 3। तो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। 147, पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? 147, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारत की जो अनुसूची 12 है उसमें कितने विषय हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18। तो 12वीं अनुसूची द्वारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1998 के द्वारा स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 150, निम्न में से सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? 149, ये नहीं है, गृह विधि नहीं है, बाकी है व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि है। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? 150 देखते हैं तो ये हो जाएगा श्याम पट हो जाएगा, फ्लैनेल बोर्ड हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कितने क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन के, अभी 60 में से कितने आपके जो है राइट आंसर बनते हैं, यानी आप जो है कितने आउट ऑफ 60 आपने कितने जो है आपके राइट बने, आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।